हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से। आपको पता है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ को हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों। 11th IIT JEE का जो बैच है 200 पर मंथ का बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है, और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसी बैच के अंतर्गत। बच्चों, इस बैच में हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो बच्चों टॉपिक है, ये NCERT में दिया हुआ 11th का टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर हम लोग केमिकल और आयोनिक दोनों ही एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब हम IIT JEE या नीट की बात करते हैं तो आप ये जानेंगे आने वाले कल में कि केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है और आयोनिक अलग है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर जो बच्चों आपको मिल रहा है, इस लेक्चर में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अपनी चैनल में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया है 200 पर मंथ में, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं करवाया है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इस जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन अपना करवाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है बच्चों? केमिकल और इक्विलिब्रियम दो वर्ड्स हैं। जब हम केमिकल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन से। हम इसको बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। 10th में आपने पढ़ी हुई है केमिकल रिएक्शन। यदि आपने एक चूना यदि आपने लिया, अब चूने को मैंने जो चूना बोला इसको हम लाइम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इस चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कहाँ में डाला? उसको डाला हमने पानी में। ये मैंने यहाँ पर पानी बनाया है, इस पानी में मैंने डाल दिया। क्या होने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप पानी में डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा पानी के साथ। कैसे? पहले ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। इसको याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑक्सीजन को आप इसके साथ जोड़ेंगे Ca के साथ में, तो देखो CO बन गया। इसका जो CO2 ग्रुप है बच्चों, ये अलग हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। हम रेस्पिरेशन में, श्वसन में CO2 को निकालते हैं। ये जो CO जो बनता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, अभुजा चूना। क्या बोलते हैं हम लोग? ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, स्लैग्ड लाइम, अभुजा चूना। इसमें जब आप वाटर डाल देते हैं बच्चों तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैसे बनेगा? आप ये देख रहे हैं, CaO है, वाटर के साथ ही जुड़ेगा, वाटर का जो OH ग्रुप इसमें यहाँ पे जुड़ेगा एंड OH होल्टाइज करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मतलब जो स्लैग्ड लाइम था, जिसको मैंने अभुजा चूना कहा था, इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइम वाटर। वो किस में चेंज हो गया बच्चों? हमारा लाइम वाटर में। तो क्या ये जो रिएक्शन है, ये सब पूरी केमिकल रिएक्शन है, तो क्या ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ इक्विलिब्रियम टाइप की वर्ड यहाँ पर कुछ जुड़ेगा? तो उसको भी अभी हम अपन आगे समझेंगे। अभी अपने दो वर्ड था केमिकल एंड इक्विलिब्रियम। तो केमिकल रिएक्शन, इसमें भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसमें भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये आपने यहाँ पर उतार लिया। सेकंड अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इसको मिटा दूं, ये 10th में भी आपने पढ़ा था बच्चों, और अभी मैंने दोबारा इसको आपको रिपीट करवा दिया। जब हम बात करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम लोग दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक टाइप है हमारे पास, नंबर 1 इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नंबर 1 टाइप क्या है बच्चों? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम? इसके एग्जांपल से हम इसको समझना शुरू करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल। समझना हम किससे शुरू कर रहे हैं? एग्जांपल से। ठीक है, पहले एग्जांपल लेने वाला हूं। ये पार्ट मैंने कर दिया इसको। स्टैटिक मीन्स होता है बच्चों स्टेबल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबल, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। इक्विलिब्रियम है लेकिन अंदर कुछ नहीं हो रहा, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, स्टेबल है। एग्जांपल से आप समझेंगे कैसे। जैसे आप बगीचे में जाते हैं, बगीचे में आपको सीसॉ ये आपको मिलता है इस टाइप का, याद होगा आपको। आप अपने फ्रेंड के साथ जब बगीचे में जाते थे तो उस समय आप इस टाइप का जो सीसॉ लगा रहता था, वहाँ पे आप लोग बैठ जाते थे और ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा और ऐसा। जब बच्चों ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो वेट है ये अलग अलग है। आप हो सकता है दुबले हो सकता है आप मोटे हो, और आपका दोस्त दुबला या मोटा हो, तो वेट अलग अलग है। जब वेट अलग अलग होगा तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन यदि आपके वेट यदि सेम है तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब क्या हो गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इस टाइप के स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स में आते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपकी टेबल है पढ़ने वाली, उसमें आपने ये बुक रखी हुई है यहाँ पर। अब ये केमिस्ट्री की बुक है। इस केमिस्ट्री की बुक में यहाँ से भी आपने प्रेशर लगाया और यहाँ से भी आपने प्रेशर लगा दिया। ब्रदर हैं आपके दो, एक ने प्रेशर यहाँ से लगाया, दूसरे आपको ब्रदर है उसने यहाँ से लगाया। बुक ना इधर जा पा रही है ना इधर जा पा रही, क्योंकि इक्वल प्रेशर आप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चे यहाँ पे? इक्वल प्रेशर, इसलिए कहीं नहीं जा पा रही। तो वहाँ पर वो स्थिर है। जब वो स्थिर है बच्चों, तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्थिर होता है हिंदी में। तो हम ये दोनों एग्जांपल हमारे हो गए स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम को इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये दो प्रकार का बटा। पहला क्या हुआ? पहला प्रकार हमारा स्टैटिक। चलिए सेकंड टाइप पे हम चलते हैं बच्चों, और उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप का हमारा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिख लीजिए आप, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक जैसे नाम से है, डायनेमिक है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले आप, एक ही बात है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? उसमें एक मोशन होगा, अंदर गति होगी, कुछ मोशन होगा। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से उसका कोई कंसंट्रेशन या कोई चेंज आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। चाहे प्रेशर में चेंज देखें आप, चाहे वॉल्यूम में चेंज देखें, चाहे आप टेम्परेचर में चेंज देखें, वो चेंज बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सब उसको समझते हैं। चलिए सपोज कीजिए, दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है एस्केलेटर का। आप मॉल्स वगैरह में गए होंगे सारे बच्चे। मॉल्स में देखा होगा आपने कि वहाँ पर चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं, और उन चलती हुई सीढ़ियों को अपन बोलते हैं एस्केलेटर। आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सीढ़ी में आप खड़े हो जाइए, सीढ़ियाँ आपको नीचे की ओर लेके जाती हैं और आप नीचे पहुँच जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केलेटर बोलते हैं, चलती फिरती सीढ़ियाँ। क्या बोलेंगे बच्चों अपन उसको? चलती फिरती सीढ़ियाँ, एस्केलेटर। अब क्या हुआ कि आपका दिमाग खराब हो गया, कभी कभी हो जाता है दिमाग खराब, या आप डिप्रेशन के शिकार हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो, आपका दुश्मन हो जाए, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो क्या किया उसने यहाँ पर ऊपर से नीचे जो सीढ़ियाँ आ रही हैं उसकी जगह पर वो नीचे यहाँ पे खड़ा हो गया, और नीचे खड़ा होने के बाद वो पैर मार रहा है और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिएगा, वो लगातार ऐसे पैर मारेगा, सीढ़ियाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रही हैं और वो लगातार पैर मार रहा है। तो क्या आप बताइए, क्या ये ऊपर पहुँच पाएगा? नहीं ना, नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ियाँ तो ऊपर से नीचे आ रही और ये यहाँ पर नीचे से ऊपर पैर मार रहा है। और दोनों बराबर, मैंने क्या बोला? बराबर होना चाहिए। जैसे स्टैटिक में बराबर वेट, वैसे डायनामिक में ये दोनों बराबर। जैसे सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे ये यहाँ से यहाँ पैर मार रहा है। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है डायनेमिक कहलाता है। आप ये बाहर से देख रहे हैं तो ये पैर तो मार रहा है, लेकिन यार हो कुछ नहीं रहा, वो वहीं पे खड़ा है। मतलब बाहर से उसका कुछ असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है, जबकि मोशन है अंदर। सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे जा रही हैं और ये व्यक्ति या स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है। चलिए दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम, दूसरे टाइप का अपन एग्जांपल लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, सेकंड इक्विलिब्रियम का। बच्चों अपन सेकंड टाइप का कौन सा एग्जांपल अपन लें? तो अपन बच्चों ले रहे हैं यहाँ पर, यदि सपोज कीजिए यहाँ पर ये हम लोग यदि पानी हम डालते हैं, ये देखिए यहाँ से ये नल यहाँ पर है और नल से जो है पानी चला आ रहा है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब नल से जब आप पानी भरेंगे तो पानी तो भरता चला जाएगा, लेकिन मैं जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से यहाँ पे पानी भर रहा है बच्चों, उसी तेज़ी से मैंने यहाँ पर एक छेद कर दिया और पानी मैंने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। जिस तेज़ी से मैं यहाँ पे पानी भर रहा हूँ उस तेज़ी से यहाँ पे पानी निकल रहा है, लेकिन पानी जो भर रहा है, भरना एक डायरेक्शन हो गया और निकलना तो इट इज़
अनदर डायरेक्शन हम मान के चलते हैं। दोनों जो है बराबर चल रहा है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका V वॉल्यूम वो कांस्टेंट है। यदि बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि यार पानी तो हमें दिख रहा है भर रहा है, पानी निकल भी रहा है, लेकिन ये तो वाटर जो लेवल है वो तो कांस्टेंट है, उसमें अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। मोशन तो है लेकिन अंदर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत लेके आते हैं। तो जो आपने ये चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? वो दैट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे अपन आप पॉइंट लिखते हैं अपन लोग कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक पॉइंट आप कॉपी में उतार लीजिए। कौन सा पॉइंट? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम is a डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो बच्चों जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है? हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो एक पॉइंट और डाल दीजिए। जो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हर जगह लग जाएगा, ये सवाल उठता है। तो बच्चों नहीं होगा, हर जगह नहीं लगेगा, हर रिएक्शन पर नहीं लगेगा। वो कहाँ लगेगा? केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑकर इन, वो कहाँ पे लगेगा? इज ऑकर इन रिवर्सिबल रिएक्शन। कहाँ पे लगेगा बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बच्चों वो कहाँ जाके लगेगा? वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर, इससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगेगा। अब एक बात आती है, देखिए आप यहां पर देखिए ध्यान से, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? चलिए अपन पहले उसके बारे में अपन यहां पर थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती है रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं और दोनों के डिफरेंस से बच्चों आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। एक बच्चों होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और सेकंड वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का अपन पॉइंट ले लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है अभी मैं बात करता हूं आपसे। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट but product cannot convert into reactants। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, लेकिन व्हाट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। यदि सपोज कीजिए आपने A प्लस बी बनाया है, उससे आपने C प्लस डी बना दिया, तो आप जानते हैं कि A प्लस बी हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा और C प्लस डी हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है बच्चों प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे C प्लस डी में, लेकिन तुम चाहो कि C प्लस डी फिर A प्लस बी बना ले तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। इट इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए बात करते हैं अपन सेकंड की। जब अपन सेकंड की बात करेंगे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अपन क्या बात करते हैं? तो इसमें हम बात करते हैं रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। लिखते हैं, लिखिए, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्ट, कैन नॉट तो यहां पे आएगा बच्चों, आल्सो कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट क्या करेगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा
और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किस में चेंज होंगे, रिएक्टेंट में। रिएक्शन सेम है। यदि मैं A प्लस बी से यदि मैं C प्लस डी बनाऊंगा बच्चों, तो मैं C प्लस डी से A प्लस बी भी बना सकता हूं। ठीक है, A प्लस बी से बच्चों जब C प्लस डी बनता है तो मैं इसको बोलूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसको हम बोलूंगा बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों से मिलकर मैं जब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो A प्लस बी टू गिव C प्लस डी एंड C प्लस डी टू गिव A प्लस बी, ऐसा हमें मिल जाएगा। इसको मैं बोलूंगा बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन RF बोलूंगा, और इसको मैं बोलूंगा RB बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारे रिएक्टेंट है, कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्ट टू रिएक्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉइंट हमें मिलते हैं। ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब मैं सेकंड पॉइंट बात करता हूँ। थोड़ा सा इनके डिफरेंस भी साथ में चल रहे हैं, प्रोसेस को भी अपन समझ रहे हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलने वाला है, रिवर्सिबल रिएक्शन में, यहाँ पे हमें मिलने वाला है। चलिए सेकंड पॉइंट पे अपन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में देखते हैं। तो ये कहाँ पे होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन? ये होता है बच्चों ओपन कंटेनर में। ओपन हमारे पास कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर में जो भी रिएक्शन होगी, खुला हुआ पात्र, अब जैसे कि हमने यहाँ पर पानी गर्म किया, अब जैसे हम यहाँ पर पानी गर्म कर रहे हैं तो ये पानी की वेपर्स बाहर निकल रही है, वाटर वेपर्स। तो लिक्विड इज कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, लिक्विड इज कन्वर्ट टू वेपर, तो वेपर में निकल रही है। तो इट्स ए ओपन कंटेनर कि वेपर तो निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। हमने यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑकर इन क्लोज कंटेनर। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होंगी बच्चों? क्लोज कंटेनर में होंगी। मतलब पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है। जब हम यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म करने के साथ में हमने क्या किया, इसके ऊपर एक हमने ढक्कन लगा दिया, इसके ऊपर हमने एक कोई ढक्कन रख दिया, क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, तो इसमें जब क्लोज कंटेनर में जो रिएक्शंस होंगी वो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए थर्ड पॉइंट, अपन छोटे छोटे पॉइंट है कुछ, वो अपन देखते हैं इरिवर्सिबल में। यहां पर इरिवर्सिबल रिएक्शन में रोल ऑफ लिमिटिंग रिजेंट, एक LR, एक पॉइंट आ रहा है आपका थर्ड पॉइंट। इसमें लिमिटिंग रिजेंट का रोल होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिजेंट, LR मीन्स होता है बच्चों लिमिटिंग रिजेंट। तो लिमिटिंग रिजेंट इसमें इसका रोल होता है रोल ऑफ लिमिटिंग रिजेंट, रोल ऑफ। जैसे क्या होता है A प्लस बी है, उससे हमने C प्लस डी यहां पर बना लिया बच्चों। तो यहां पर सपोज कीजिए 2 मोल ये A के हैं और 1 मोल इसका है, तो हम जो लोएस्ट जिसके कंसंट्रेशन होती है, लोएस्ट कंसंट्रेशन, उसको लिमिटिंग रिजेंट बोलते हैं। L फॉर लोएस्ट और L फॉर लिमिटिंग। तो जिसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे 2 मोल है बच्चों, यहाँ पर 1 मोल है, तो 2 और 1 में कौन कम है? 1 मोल। तो ये इसका LR ये होगा। मतलब जब तक B होगा तब तक C प्लस डी बनेगा, और जैसे B खत्म हो जाएगा तो C प्लस डी नहीं बनेगा। C प्लस डी तभी बनता है बच्चों जब B होता है, लेकिन B है कितना? 1 मोल है। यहाँ पर A कितना है? 2 मोल है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यदि 2 मोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर 1 मोल है, आप सोचें नहीं C प्लस डी बन भी जाएगी ख़त्म होने के बाद, ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या होती है बच्चों? ये एक समय के बाद क्या होती है? रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज गोज टू कंप्लीशन, इसलिए अपन इसका चौथा पॉइंट इसमें डालते हैं, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होगी। लेकिन हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें कि केमिकल इक्विलिब्रियम लगता है, उसमें रोल ऑफ LR नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? नो रोल ऑफ LR मीन्स लिमिटिंग रिजेंट का
कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट डालते हैं, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इरिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल का फोर्थ पॉइंट कह रहा है रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, तो रिएक्शन नॉट गोज टू कंप्लीशन, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट गोज टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि A प्लस बी है हमारे पास, ये यहाँ पर C प्लस डी बन गया, उतना ही C प्लस डी ने फिर A प्लस बी बना दिया। मतलब जब इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पर तो रिएक्शन का फिक्स कंसंट्रेशन होगा, रिएक्शन अंदर हो रही है, A प्लस बी है, C प्लस डी बना रहा है, C प्लस डी A प्लस बी बना रहा है, और तुम्हें बाहर से क्या दिखाई देगा, इनकी कंसंट्रेशन फिक्स दिखाई देगी। इक्विलिब्रियम पर तुम देखोगे A और B की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन तुम्हारी फिक्स हो जाएगी, अब है वो, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 2 मोल पहले थे, इनिशियल में लिए अपन ने, बाद में हमें 1 मोल बचे तो 1 मोल आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर यदि 1 मोल बच गया है A का तो 1 मोल आपको मिलेगा, तो इसमें रिएक्शन नॉट गोज टू कंप्लीशन। तो ये पॉइंट है बच्चों इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस के। अब जब इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिला, एक पॉइंट हमें यह मिला कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं ये हमें पता चला, ठीक है। दूसरी बात क्या पता चली, हम केमिकल इक्विलिब्रियम का ये जो इक्विलिब्रियम है इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी डिफाइंड, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 8 पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, कहीं टाइम के ऊपर, कोई भी टाइम है वहाँ पे हम इसको इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, और सिचुएशन के ऊपर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, आफ्टर दैट RF रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू RB रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन। इन रिवर्सिबल रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी है अभी अपन ने, इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा, किसी टाइम पे डिफाइन होगा, सिचुएशन मतलब क्लोज कंटेनर है, 444 डिग्री सेल्सियस है। जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम पर जिस टेम्परेचर का हम लोग यूज़ करते हैं या न्यूमेरिकल में आपको मिलता है वो मिलता है बच्चों 444 डिग्री सेल्सियस, फिक्स टेम्परेचर आपको मिलता है। जो फिक्स टेम्परेचर आपको मिलता है इट इज़ कॉल्ड सिचुएशन, उसी को हम सिचुएशन बोलते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम कर सकते हैं जहाँ इक्विलिब्रियम बन जाता है तो उस पॉइंट पे हम लेते हैं। अलग अलग इक्विलिब्रियम, अलग अलग रिएक्शंस का अलग अलग पॉइंट अपन को मिलते हैं, इसलिए हमने पॉइंट लिया। टाइम भी अलग अलग होता है और टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है। इस समय जब इक्विलिब्रियम बन जाता है बच्चों, ध्यान रखिए उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन। मतलब जो A प्लस बी जो हमने बनाया है, जिससे हमें यहाँ पर C प्लस डी हमारा बन गया है, ये हमेशा क्या होगा, ये हमारा RF है, ये RB है, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। RF इज इक्वल टू RB। हमने इक्विलिब्रियम बोला तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि RF RB के बराबर होना ही होना है। क्लियर पॉइंट है बच्चों। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये आता है। चलिए बच्चों अब अपन ये बात करते हैं, यदि ये जो रेट RF और RB है तो साइंटिस्ट को ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में दिमाग में कहाँ से आया, किस रिएक्शन से आया, अपन यदि उसके बारे में सोचें तो हम ये देखते हैं बच्चों कि शुरू से ही देखिए लोहा जो आयरन होता है ये शुरू से ही साइंटिस्ट को पता था। और आयरन के वो बर्तन, आयरन के वो जितने भी जो है तलवारें वगैरह वो सब बनाते, आयरन के बहुत सारे आइटम्स बनाते थे। वो जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों वो सब आयरन के क्या बनाते थे, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते थे। उन सब आर्टिकल्स में कुछ समय के बाद जंग लग जाती थी, तो सारे साइंटिस्ट को सारे कॉमन था कि यार ये बर्तन मैंने परचेस किया और उसमें क्या जंग लग गई, ठीक है। तो कैसे लगती थी जंग वो देखा गया। तो जो आयरन होता है वो वाटर के साथ में, ये आयरन तो सॉलिड है, लिक्विड है, वाटर आयरन तो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है,
तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये Fe2O3 बना लेते हैं, और ये रस्ट या जंग का फार्मूला है। जब भी तुम जंग का फार्मूला कोई तुमसे पूछे कि भैया जंग का फार्मूला बताओ, तो बच्चों क्या बताओगे? Fe2O3 ये जंग का तुम्हारा फार्मूला है। आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड था, ऑक्साइड बन गया Fe2O3 जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। जंग का फार्मूला कोई पूछे रस्ट का फार्मूला बताओ, तो हमें ये बताना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा जंग का फार्मूला है। तो ये बात पता थी साइंटिस्ट को। अच्छा, तो ओपन कंटेनर में साइंटिस्ट ने क्या किया? इस जो ओपन कंटेनर में साइंटिस्ट ने आयरन सॉलिड लिया और वाटर लिया, उसकी रिएक्शन करवानी शुरू कर दी। बोला ये तो रिएक्शन होती है, देखें अपन रिएक्शन कैसे होती है। तो उसे ओपन कंटेनर रिएक्शन करवाई, तो इसने देखा यार उसको मिल गया Fe3O4 बन गया, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, अब जो Fe3O4 एक्चुअली में क्या है? ये Fe3O4 Fe2O3 एंड FeO दोनों का मिक्सचर है। अपन जानते हैं कि FeO.Fe2O3 इन दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? Fe3O4 बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये बन गया Fe3O4। साइंटिस्ट ने दूसरी रिएक्शन करी, ओपन कंटेनर में ही दूसरी रिएक्शन करी, Fe3O4 प्लस 4H2 दोनों की रिएक्शन करवाई, तो देखा कि यहाँ पर आयरन बन गया, सॉलिड बन गया, तो आयरन Fe प्लस यहाँ पर वाटर बन गया। ये दो रिएक्शन साइंटिस्ट को मिली। Fe3O4 ये भी सॉलिड था, देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, Fe3O4 यहाँ पर सॉलिड है और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, देखिए गैस, और आयरन यहाँ पर सॉलिड है और H2 यहाँ पर लिक्विड है। अब इन दोनों रिएक्शन जो ओपन कंटेनर में हो रही थी, दोनों रिएक्शन इनको उठा के इन्होंने क्लोज कंटेनर में ले आए। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ साइंटिस्ट को, क्या यदि मैं रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में ला रहा हूं तो हो क्या रहा है? ये दोनों के दोनों Fe प्लस वाटर, देखो सॉलिड था यहाँ पर, यहाँ से ये दिमाग में आया, देखो ये तो पता था, सबको पता था ये जंग लग रही है, वहाँ से दिमाग में आया साइंटिस्ट के ऐसी रिएक्शन करा के देखें। उन्होंने रिएक्शन करवाई, ओपन कंटेनर में दो रिएक्शन हो रही थी, इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया? दोनों रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करवा दिया, और जैसे ही क्लोज कंटेनर में करवाया बच्चों, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा थ्राइस Fe प्लस 4H2O टू गिव Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, और ऐसा यहाँ पर क्लोज कंटेनर में वो रिएक्शन कहाँ चली गई? रिवर्सिबल में आ गई। मतलब RF एंड RB ये मिलने लगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन होने लगी, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन होने लगी, और यहाँ पे साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया क्या रे, कुछ इक्विलिब्रियम नाम की भी कोई चीज़ होती है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता ही था, यहाँ से आगे थी केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उसका नाम आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिमाग में आया साइंटिस्ट के। चलिए, अब जब साइंटिस्ट के दिमाग में ये सब आ गया, तो अब इन्होंने RF और RB के बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया इसके बारे में, क्या ये RB और RF क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखा ये तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस हैं। तो इन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि यदि मैं यहाँ पर, ये तो रिएक्टेंट्स थे उनके लिए, और ये यहाँ पर उनके लिए प्रोडक्ट थे। साइंटिस्ट ने देखा शुरू में जब टाइम जीरो था, मतलब जब इन्होंने साइंटिस्ट ने आयरन और वाटर को एक साथ मिलाया तो केवल रिएक्टेंट थे, तो इन्होंने देखा RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है, बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकती, RB तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा बच्चों बताओ? क्योंकि भैया जब रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट है नहीं, तो वहाँ से रिएक्शन करेगा क्या? पहले प्रोडक्ट तो बन जान दो, क्योंकि कंटेनर अपना क्लोज है, कंटेनर को तो अपने बंद कर रखा ना, यहाँ पर कंटेनर को अपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अपने आयरन डाला था प्लस वाटर डाला है, तो अभी तो अपने पास रिएक्टेंट है बच्चों, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो रिएक्टेंट वाला RF बनेगा, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा ताकि वो प्रोडक्ट बनाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम हुआ, और वो जो टाइम हुआ T1 टाइम हुआ, जिसमें RF जो मैक्सिमम था अब वो डिक्रीज होने लगा, और RB जो है यहाँ पर वो अब इंक्रीज होने लगा। क्यों? उसके बारे में देख लेते हैं। जब टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, और जब प्रोडक्ट बनेंगे आपके तो ये दोनों भी तो रिएक्शन करके क्लोज हमारा कंटेनर है, तो दोनों ही भी तो अपने रिएक्शन करके Fe प्लस वाटर बनाएंगे। क्लोज कंटेनर में इन्होंने ये बनाया
अब ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, जब ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं तो RF कम होने लगेगा और RB बढ़ने लगेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ रही है बच्चों जिसमें जो है T इक्विलिब्रियम बन गया। T इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे RF और RB दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए, यहां पर बराबर हो जाएंगे। RF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, RF इजिकल टू RB, ये दोनों बराबर होंगे। और जब बराबर हो गए T इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहां पर जब दोनों यहां पर बराबर हो गए, यहां पर ये T इक्विलिब्रियम, यहां पे शायद आपको दिखाई देगा T इक्विलिब्रियम है, तो RF बराबर यहां पर बच्चों हो जाएंगे RB। T इक्विलिब्रियम में RF बराबर RB आपको मिल गया। जब आपको RF बराबर RB मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना Fe प्लस वाटर ने Fe3O4 प्लस 4H2 बनाया था, उतना ही Fe3O4 प्लस 4H2 ने क्या बनाया बच्चों, Fe प्लस वाटर बनाया। ठीक है, जितना लोहे ने, जो लोहा सॉलिड है तुम्हारा, पानी लिक्विड है, उससे रिएक्शन करके Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन निकाला, उतना ही जो है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आयरन प्लस वाटर बना रहे हैं जब आपका RF बराबर RB है। मतलब यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। वहां पे दोनों कांस्टेंट होंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, दोनों कांस्टेंट होंगी। ठीक है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत स्लो चला हूं मैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके पास मैं दे रहा हूं ताकि IIT एडवांस लेवल तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चले जाएं। इसमें आगे जाके मेरा प्रयास रहेगा, DPP आपको मिलेंगी, जिन्होंने 200 पर मंथ दिया है उनको DPP में दूंगा बच्चों, और वो भी सॉल्यूशन उसके भी मैं करवाऊंगा, कोई जूम ऐप में या कहीं पे ऐप अपने इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जुड़ते चले जाइए, आपके जितने भाई बहन हैं, छोटे आपके फ्रेंड्स हैं, सबको जोड़िए। ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ऐसा बैच ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, चलो अपन ग्राफ बनाना शुरू करते हैं रेट वर्सेस टाइम का। ये जो अपने पास पता चलेगी अपन को कि RF और RB है, तो एक ग्राफ अपन बनाना शुरू करते हैं। ग्राफ में सपोज कीजिए आपके पास हमने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, वर्सेस टाइम का हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। और जैसे हम रेट वर्सेस टाइम का यदि हम ग्राफ बनाना शुरू करें, तो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है Fe प्लस वाटर के तीनों ही रिएक्शन से, नंबर 1 T बराबर 0, T बराबर T1, T बराबर इक्विलिब्रियम पर, ये टाइम हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा रेट। तो रेट वर्सेस टाइम का हम यदि ग्राफ लेते हैं तो हमें क्या देखना है, क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए रेट वर्सेस टाइम में। तो बच्चों उसमें हमें होना चाहिए कि जो रेट्स हैं, रेट्स चाहे वो RF के हों और चाहे वो RB हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन हो, रेट्स एंड टाइम में वहां पर क्या होगा, इक्वल होना चाहिए रेट्स इक्विलिब्रियम पर, एंड रेट्स जो हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हमें केवल रेट्स देखना है कि कहाँ पे रेट्स हमारी इक्वल हो रही है और कहाँ पे हमारी रेट्स कांस्टेंट हो रही है। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ पे भी रेट्स इक्वल एंड कांस्टेंट होगी जिस ग्राफ में, वो ग्राफ इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ होगा। जब हमारे पास हमने ग्राफ यहाँ पर मिलते हैं, 3 ग्राफ हमें मिल गए, रेट्स है यहाँ पर 0 से रेट यहाँ पर बढ़ रही है और टाइम यहाँ पर है, देखिए टाइम यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं। शुरू में टाइम यहाँ पर 0 था बच्चों, फिर टाइम T1 हुआ, फिर T बराबर इक्विलिब्रियम हुआ। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर टाइम बढ़ाना शुरू किया, 0 से टाइम बढ़ाए। टाइम हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा टाइम अपन ने आगे बढ़ाया। तो रेट वैसे बढ़ रही है यहाँ पर, RF और RB दोनों रेट को अपन को देखना है यहाँ पर। तो सपोज कीजिए ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है एक, और एक ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है, यहाँ पर RF है और यहाँ पर RB है।
आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम पर ये जो टाइम आपको मिला, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी मिला, इस टाइम के बाद में ये जो रेट्स हैं RF और RB दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों रेट कांस्टेंट होगी बच्चों हमारे पास। तो कांस्टेंट तो हमारे पास रेट हो रही है, लेकिन क्या ये रेट इक्वल है बच्चों? तो दिस रेट्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों रेट इक्वल नहीं है। RF कम है और RB यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि हमें यहाँ पे इक्वल भी चाहिए और कांस्टेंट भी चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ नहीं होगा। चलिए सेकंड में अपन बात करते हैं। यदि हमारे पास ऐसा यदि ग्राफ मिलता है, हमने यहाँ पर रेट ले लिया, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन है, RF की रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, RB की रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन, ये रिएक्शन रेट ज़्यादा है, ये यहाँ पे कम है, आप देख रहे हैं। और कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर आपको कांस्टेंट रेट्स मिल रही हैं, कांस्टेंट हो गई यहाँ पर रेट, ये मैंने यहाँ पर कांस्टेंट कर दी, देखो यहाँ पे भी रेट मैंने कांस्टेंट कर दी। तो रेट कांस्टेंट तो है, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन रेट इक्वल नहीं है, कम ज़्यादा हो रही है। तो ये भी यहाँ पर सेकंड वाला ग्राफ भी हमारा इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ नहीं होगा। थर्ड ग्राफ यदि अपन लेते हैं, थर्ड ग्राफ में मैंने कैसे बनाया, ये यहाँ पर रेट कर दी, यहाँ पे मैंने टाइम कर दिया, ये 0 से टाइम बढ़ा रहे हैं, रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन आई, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन आई गई, यहाँ पर एक समय के बाद में दोनों बराबर हो गई, इक्वल हो गई। देखो ये यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन है, और एक टाइम के बाद में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब बच्चों एक टाइम के बाद में ये इक्वल हो गई, तो यहाँ पर इक्वल भी वर्ड आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है, मतलब जो थर्ड ग्राफ है हमारा वो इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ है। तो रेट वर्सेस टाइम में जब ग्राफ्स हमें मिलते हैं, तो हमें दिमाग में इक्वल एंड कांस्टेंट रेट्स हमें चाहिए, इक्वल भी हो और कांस्टेंट भी हो, कम ज़्यादा ना हो। कांस्टेंट तो यहाँ पर दिख रही है हमें तीनों में, लेकिन दोनों में इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, एक जैसी होंगी दोनों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ग्राफ हमें ये मिले जिसमें रेट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया। अब अपन यदि कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में यदि हम ग्राफ बनाएं, तो हमें क्या देखना है, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ यदि हम लोग बनाएं, तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, ये पहला वाला ग्राफ था, अब सेकंड वाला ग्राफ है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या बना रहे हैं हम ग्राफ, सेकंड वाला कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक इक्विलिब्रियम पे, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अब हमें इसका ग्राफ मिल रहे हैं, पहला ग्राफ हमने बना दिया ऐसा, 0 था यहाँ पर, ये यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है। रिएक्शन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो जैसे A + B है टू गिव C + D है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, ये यहाँ पर रिएक्टेंट वाला ग्राफ है, ऐसा चला गया, और ये प्रोडक्ट वाला ग्राफ है वो ऐसा चला गया, ये ग्राफ ऐसा यहाँ पर चला जा रहा है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, इस टाइम पर क्या हो रहा है, ग्राफ कांस्टेंट हो गया है। किसका ग्राफ कांस्टेंट हो गया, मतलब कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो रही है। यहाँ से यदि हम कंसंट्रेशन लेके जाएं, तो कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पर कांस्टेंट हमें मिलेगी। देखो यहाँ पर ये हो गई, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन हमें मिल रही है कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ेगी, टाइम हमारा ऐसा बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिल रही है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कौन कह रहा है, ये इक्विलिब्रियम पर हमें बताया जा रहा है। तो मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ सही है। सेकंड यदि हम बात करते हैं बच्चों, सेकंड ग्राफ हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन लिया, हमने यहाँ पर टाइम लिया, यहाँ पे 0 से हुआ शुरू, ये कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट ऐसे मिल गया आपको, और प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल गया। देखिएगा ये एक ऐसा टाइम है
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम मिला, उस टाइम के बाद में हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हमें मिल रही है। देखो ये, देखो ये कांस्टेंट हो गई, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे कम होते 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 फिर कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन पड़ गई बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट हो गई है इस टाइम पर। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि सेकंड ग्राफ भी क्लियर है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि इक्वल होनी चाहिए, रेट में ये इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ये इक्वल नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम तीसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जब हम तीसरा ग्राफ यहाँ पर ऐसे लेके चलते हैं, ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये टाइम है। अब हमने यहाँ पर तीसरा ग्राफ इस टाइप से हमने बना दिया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट भी और इक्वल भी है, ठीक है। मतलब कि ये भी हमारे पास एट इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ हमें मिल गया। तो इक्विलिब्रियम पर हमें ये सब ग्राफ मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम का ग्राफ मिल रहे हैं 1 2 3, तीनों ही इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं। क्यों शो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की लेते हैं तो हमें केवल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट और यहाँ पे भी कांस्टेंट। इक्वल है, कम ज़्यादा है, चलेगा, उसकी बात हम नहीं करते, हम केवल किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट की। तो बच्चों यहाँ तक इस डेमो लेक्चर नंबर 1 में मैंने यहाँ तक आपको बताया है। अब मैं सेकंड लेक्चर में, चूंकि इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर था ये, थोड़ा सा मैंने ग्राफ आपको दे दिए हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ ली, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है ये हमने पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। और ग्राफ में यहाँ तक मैं आपको लेके गया ताकि आप ग्राफ बना पाएँ। अगले लेक्चर में मैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको लेके जाऊँगा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।